यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। भूगोल का ये पेपर है, मॉडल पेपर है, जो आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्री बोर्ड में आपका यही वाला पेपर आ रहा है और यही पेपर आएगा, जिसका कोड है 3322BBP। तो इसी कोड का पेपर आपका आएगा, सेम ऐसा ही पेपर होगा। समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट और 15 मिनट में आपको पेपर अच्छे से पढ़ना है। 3 घंटे में आपको अपना पेपर लिखना है। प्रश्न पत्र में आप यहाँ अपना अनुक्रमांक डाल सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन उत्तर पुस्तिका में अपना नाम मत लिखना। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा बच्चों। सामान्य निर्देश की बात करें तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। और बच्चों, प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 23 से 24 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों, ये कुछ इस प्रकार इसका सामान्य निर्देश है। पूरा पेपर मैं आंसर के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपके प्री बोर्ड एग्जाम में यही वाला पेपर आपको मिलेगा और यही वाला पूरा का पूरा सारा क्वेश्चन होगा। तो बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न में हम सबसे पहले देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में आंसर नंबर डाल के लिख देना है। पहला प्रश्न है, नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ब्लास ने, ब्रून्स ने, ग्रिफिथ टेलर ने या राइटजल ने? तो नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। फ्रेजेंडा से क्या तात्पर्य है? फ्रेजेंडा से क्या तात्पर्य है? तो पहला ऑप्शन है पश्चिम अफ्रीका में कोको के बागान, मलेशिया के रबड़ बागान, ब्राज़ील में कहवा के बागान, श्रीलंका में चाय के बागान। तो ऑप्शन नंबर सा वाला सही हो जाएगा। फ्रेजेंडा का मतलब होता है ब्राज़ील में कहवा के बागवान। निम्नलिखित नगरों, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक पर्यटन नगर नहीं है? तो आपको उत्तर बताना है जो पर्यटन नगर नहीं है। तो मथुरा एक पर्यटन नगर है, रांची एक पर्यटन नगर नहीं है, शिमला एक पर्यटन नगर है, वाराणसी आपका एक पर्यटन नगर है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यटन नगर नहीं है, तो नहीं कौन सा है? रांची। रांची एक पर्यटन नगर नहीं है। ठीक है, बाकी आपका मथुरा है, शिमला है, वाराणसी है, ये तीनों पर्यटन नगर हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? झेलम, यमुना, सतलज, व्यास। तो भाखड़ा नागल बांध नदी परियोजना कहाँ पे है? सतलज में है। ऑप्शन नंबर सा वाला सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, हरियाली परियोजना संबंधित है ग्राम विकास से, नगर विकास से, जल संभर विकास से, वन संरक्षण से। तो हरियाली परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, जल संभर विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? खनन, कृषि, परिवहन, आखेट। तो प्राथमिक क्रियाकलाप कौन नहीं है? तो परिवहन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हल्दिया पत्तन बंदरगाह अवस्थित है तमिलनाडु में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो हल्दिया पत्तन बंदरगाह कहाँ पे है भाई? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन में है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है इन चारों में से। तो ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको यहाँ से 8 में 8 नंबर मिल जाएंगे। पूरे एमसीक्यूज यही आएंगे आपके प्री बोर्ड में, पूरा का पूरा रट लीजिए और बोर्ड की परीक्षा में भी यहाँ से एमसीक्यूज फंसेंगे। फिर आ जाइए बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है बच्चों, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व किसी इकाई क्षेत्र जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील में रहने वाले व्यक्तियों की औसत जनसंख्या को कहते हैं। मिश्रित कृषि की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? तो मिश्रित कृषि की सबसे प्रमुख विशेषता फसल उत्पादन और पशुपालन का एक साथ संयोजन है। 11वां प्रश्न है, प्रौद्योगिकीय नवाचार को स्पष्ट कीजिए। तो प्रौद्योगिकीय नवाचार का अर्थ है नई या बेहतर तकनीकों, उत्पादों और क्रियाकलापों
प्रक्रियाओं या प्रणालियों का विकास और उन्हें लागू करना जो मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और दक्षता व मूल प्रदान करते हैं। 12वां प्रश्न है, लाल कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है? तो लाल कॉलर श्रमिक उन श्रमिकों को कहते हैं जो मुख्य रूप से शारीरिक या मैनुअल श्रम करते हैं, जैसे कि कृषि, मछली पकड़ना, खनन, निर्माण और कारखाने के मजदूर। सहंत बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो सहंत बस्ती एक प्रकार की मानव बस्ती है जहां घर और इमारतें एक दूसरे के बहुत करीब सघन रूप से निर्मित होती हैं, अक्सर एक केंद्रीय स्थल पर केंद्रित होती है और आसपास के खेतों या चारागाहों से अलग होती हैं, जो आमतौर पर उपजाऊ नदी घाटियों और मैदानों में पाई जाती हैं जहां कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। 14वां प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत के 2 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। तो नाभिकीय ऊर्जा परमाणुओं के नाभिकों के टूटने या जुड़ने से निकलने वाली ऊर्जा होती है जिसका उपयोग बिजली बनाने में होता है। 15वां है, भारत के किन्हीं 2 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो गोवा और छत्तीसगढ़। 16वां प्रश्न है, भारत के किन्हीं 2 भाषाई समूहों का उल्लेख कीजिए। तो भारत के 2 प्रमुख भाषाई समूह हिंद आर्य और द्रविड़ हैं। फिर है 17वां प्रश्न, मानव के प्राकृतिक वर्ण की व्याख्या कीजिए। तो मानव का प्राकृतिक वर्ण वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने जीवन यापन, रहन सहन और विकास के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर रहता है। उसकी शक्तियों, नियमों और सीमाओं को स्वीकार करता है और पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालता है। 18वां प्रश्न है, रोपण कृषि की किन्हीं 2-4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं, व्यावसायिक कृषि प्रणाली, यह कृषि मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्य के लिए की जाती है। एकल फसल की खेती, बड़ी कृषि खेती, आधुनिक तकनीक का प्रयोग, उच्च पूंजी निवेश। 19वां प्रश्न है, जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष एवं अपकर्ष कारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों वे नकारात्मक परिस्थितियां जो लोगों को अपने मूल स्थान से दूर धकेलती हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, जबकि अपकर्ष कारक वे सकारात्मक विशेषताएं हैं जो लोगों को किसी नए स्थान की ओर आकर्षित करती हैं, जैसे बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर जीवन स्तर। 20वां प्रश्न है, बच्चों मानव विकास के 4 उपागमों का वर्णन कीजिए। तो मानव विकास के 4 उपागम निम्नलिखित हैं। पहला है समता, मतलब इक्विटी, सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर और संसाधनों की उपलब्धता। सतत पोषणीयता, विकास की प्रक्रिया को इस तरह से संचालित करना कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रहें। फिर है उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, आर्थिक विकास और मानव संसाधनों की क्षमता में वृद्धि। फिर है सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, समाज के सभी वर्गों की भलाई और जीवन स्तरों में सुधार। फिर 21वां प्रश्न है बच्चों, विश्व में कुछ देशों में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल हैं, 2 कारण लिखिए। तो विश्व के कुछ देशों में, विशेषकर एशिया के कुछ हिस्सों में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल होने के 2 मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है समाज में पुत्र वरीयता, कई पितृसत्तात्मक समाजों में पुत्र को वंश चलाने वाला और बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयन जैसी कुरीतियां प्रचलित होती हैं। बालिकाओं की उपेक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के मामले में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। उचित देखभाल के अभाव में बालिकाओं की मृत्यु दर अधिक हो जाती है, जो लिंगानुपात को बिगाड़ता है। फिर 22वां प्रश्न है बच्चों, चतुर्थ सेवाओं को संक्षेप में उल्लेख कीजिए। चतुर्थ सेवाएं ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। चतुर्थ सेवाओं में मुख्य रूप से सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रसार शामिल है। इसमें अनुसंधान और विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कर संबंधी विशेषज्ञ सेवाएं आती हैं। ये सेवाएं उच्च स्तर के कौशल और विशिष्ट ज्ञान पर केंद्रित होती हैं, जो आधुनिक आर्थिक विकास का आधार है। फिर आपका बच्चों आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपको तैयार करना है। नगरीय 2 प्रश्न आएंगे और दोनों में आपका ऑप्शन दिया होगा। नगरीय बस्तियों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। चलवासी, पशुचारण और वाणिज्यिक पशुपालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में से एक कोई आपको अटेंड करना है।
24वां है भारत में खनिज तेल संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए या फिर मुंबई, पुणे और औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसमें भी कोई एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर मानचित्र कार्य में है कि भारत में दिए गए रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाए और उनके नाम भी लिखिए। तो बिहार की राजधानी शहर क्या है, तो पटना है। इसको आपको पूरा मानचित्र में पटना कहाँ पे है वहाँ पे ऐसे दर्शा करके पटना लिखना होगा। मध्य प्रदेश की ये प्रमुख नदी नर्मदा है, तो ताप्ती और चंबल इसको आपको लिखना और दर्शाना है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है। भारत में जूट उत्पादक एक प्रमुख क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, हुगली नदी क्षेत्र। गुजरात का एक प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र अहमदाबाद, सूरत में है। तो इस प्रकार इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मानचित्र लिखते हुए मानचित्र में लिखना है, तब आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये पूरा पेपर आपके जो है प्री बोर्ड में आने वाला है और प्री बोर्ड में ये आएगा, पूरा का पूरा आंसर रट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।